अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहब्बत की लिखारी ताहिर जावेद मुग़ल की एक और नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है चाय पनाह। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम सलीम है। वालिद साहब यूँ तो अखबार में काम करते हैं मगर इसके साथ साथ इन्हें होम्योपैथी का शौक़ भी है। लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं और शिफायाब होते हैं। वो मरीज़ों से आमतौर पर इतने ही पैसे लेते हैं जो दवाओं पर खर्च हुए होते हैं। ताहम खाते पीते ख़वातीनो हज़रात से वो माकूल मुआवजा लेना ज़रूरी समझते हैं। इनका ख़याल है कि ऐसे लोगों पर सस्ती दवा का असर ही नहीं होता। दवा जितनी महंगी होती है उतनी ही पुरतासीर हो जाती है। मैं अब बालिग़ था, बल्कि काफ़ी से ज़्यादा बालिग़ था। बीए कर चुका था और एक प्राइवेट इदारे में गुज़ारे लायक मुलाज़मत भी मिल गई थी। हर आती जाती लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आती जाती पर जोर दे रहा हूँ, ताहम खड़ी और बैठी हुई लड़की पर से भी नज़र हटती नहीं थी। बस ये दौर ही ऐसा होता है। रिश्ते की तलाश जारी थी मगर रिश्ता मिल नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं एक आंच की कसर रह जाती थी। वालिद साहब ने घर के ड्राइंग रूम को ही जुज़ वक्ती क्लिनिक बनाया हुआ था। मैं इस उम्मीद पर क्लिनिक के इर्द गिर्द चकराता रहता था कि शायद कोई ऐसी मरीज़ा नज़र आ जाए जिसे मैं अपना इलाज करा सकूं। लेकिन कोई ऐसी मुआलिज मरीज़ा नज़र नहीं आ रही थी और मेरी तकलीफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। इन्हीं दिनों की बात है कि एक नहायत मोटी खातून तशरीफ़ लाईं। ड्राइंग रूम में एक दो खामोश तबे मरीज़ ही बैठे थे। वालिद साहब अभी दफ्तर से आए नहीं थे। मोटी खातून को देखकर मेरे दिल में लड्डू से फूट गए, क्योंकि खातून के साथ एक परी चेहरा भी थी, जैसे धुंधो तेज़ आंधी के साथ बारिश की हल्की सी फुहार होती है। वालिद साहब बहुत चाहते थे कि मैं दवाओं और इनके असरात वगैरह में दिलचस्पी लूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी बराह रास्त मरीज़ों में थी और ख़ास तौर पर ख़वातीन मरीज़। मगर इस रोज़ एकदम मेरे अंदर दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा पूरी आबोताब से बेदार हो गया। मैं फुर्ती से वालिद गिरामी की कुर्सी पर जा बैठा। फरवा खातून और मेरे दरमियान मुकालमा हुआ। जी फरमाइए डॉक्टर साहब, मेरा एक मसला है। मैं बैठे बैठे एकदम बेहोश हो जाती हूँ। जी चाहा कह दूँ कि क्या आप इस वक्त अपनी बेहोशी का नमूना दिखा सकती हैं? और अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर मैं जी भर कर इस परी चेहरा को देख सकूँगा जो इनके साथ वारिद हुई हैं। लेकिन जाहिर है ना मैं ये बात कह सकता था और ना वो इस पर अमल कर सकती थी। लिहाजा मैंने माहिर मुआलिज की तरह अपनी ख्याली दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, आपने कहा है कि आप बैठे बैठे बेहोश हो जाती हैं। जी हाँ। तो क्या कभी खड़े खड़े या लेटे लेटे भी ऐसा हुआ है? जी, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि क्या अक्सर ऐसा होता रहता है? महीने में 2-3 बार तो ऐसा ज़रूर होता है। एकदम डर जाती हूँ, दिल की धड़कन एकदम बहुत तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाता है और फिर कुछ खबर नहीं रहती। ओहो! मैंने बड़ी तशवीश से होंठ सुकेड़े और इस बीमारी का कोई खौफनाक सा नाम सोचने में मसरूफ़ हो गया। एक जल तरंग सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ये परी चेहरा की आवाज़ थी। दरअसल जी, इनका दिल बड़ा कमज़ोर हो गया है। छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा असर ले लेती हैं। आप कौन हैं? मैंने पूछा। ये मेरी अम्मी हैं जी। हम गुजर खान से आए हैं। बड़ा नाम सुना है आपका। मेरे बड़े भाई भी साथ आना चाहते थे, लेकिन कल शाम वो मोटरसाइकिल से गिर गए। पाँव पर चोट आई है। ये तो अच्छा हुआ, मैंने खुलूस से दिल से बेख्तियार कहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए, सब ठीक हो जाएगा। वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। ये अम्मी की तकलीफ़ आखिर है क्या? मैंने ठंडी सांस ली। इसको डॉक्टरी ज़बान में मेंटो हार्टी डिल्फी फोसिया कहते हैं जी। अपनी बीमारी का इतना रोकदार नाम सुनकर फरवा खातून का चेहरा कुछ और सर्द हो गया। वो अकलाईं, ये क्या होता है? ये तो खुद हमें भी पता नहीं था, और पता होता भी कैसे?
یہ نام ابھی ابھی ہم نے خود ہی کھڑا تھا۔ آپ اس بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو، قدرت نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دراصل نظام ہضم کی بیماری ہے۔ پادہضم، اس سے نظام تنفس بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نظام مل کر جگر کو متاثر کرتے ہیں اور پھر نظام اعصاب میں گھس جاتے ہیں۔ میں نے بے پر کی اڑائی۔ ماں بیٹی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں نے بات جاری رکھی۔ جب دونوں نظام مل کر نظام اعصاب میں گھستے ہیں تو نظام تنفس کی ساری چربی معدے میں چلی جاتی ہے اور لبے کا فعل خراب ہونے لگتا ہے۔ نظام تنفس کی چربی؟ پری چہرہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے تدبر سے سر ہلایا۔ چربی تو شاید خون میں ہوتی ہے، انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ ابتدائی اسٹیجز ہیں، بعد میں وہی ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں والد صاحب آ جاتے ہیں، وہ آپ کی امی کو اچھی طرح دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ پری چہرہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں بھی ہوں، لیکن وہ سینئر ہیں اور سینئر تو سینئر ہی ہوتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ میری گفتگو کو بریک لگ گئے کیونکہ والد صاحب تشریف لے آئے تھے۔ میں ان کی کرسی سے اٹھ گیا۔ والد صاحب اور دونوں خواتین میں بات چیت شروع ہو گئی۔ میں دائیں بائیں ہو گیا۔ تو یہ تھی پری چہرہ سے میری پہلی ملاقات۔ اگلے 2-3 مہینے کافی خوشگوار ثابت ہوئے۔ میں نے پری چہرہ اور اس کی والدہ کے بارے میں کافی کچھ جان لیا تھا۔ پری چہرہ کا نام فرزانہ تھا۔ وہ اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا جو کرکٹ کا شیدائی تھا۔ بڑے بھائی نوازش صاحب والد کے ساتھ گارمنٹس کا کام کرتے تھے۔ میری دعاؤں اور والد صاحب کی دواؤں میں تاثیر تھی۔ فرزانہ کی والدہ آنٹی حمیدہ ٹھیک ہونے لگیں۔ جو وہ ٹھیک ہوتی گئیں، میری کامیابی کے امکانات بڑھتے گئے اور اس علاج معالجے کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ فرزانہ سے میری منگنی ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ ہومیوپیتھی سست طریقہ علاج ہے؟ باقاعدہ منگنی سے پہلے میری اور فرزانہ کی 2-3 محبت بھری ملاقاتیں بھی ہوئیں، ایک ملاقات گھر سے باہر اور 2 گھر کے اندر۔ اب آنٹی حمیدہ امی کی سہیلی بن گئی تھیں اور والد صاحب کی مسیحائی پر انہیں پختہ یقین بلکہ اعتقاد ہو گیا تھا۔ والد صاحب نے بھی انہیں پورا یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ در حقیقت یہی یقین میری اور فرزانہ کی منگنی کا سبب بنا تھا، ورنہ شکل و صورت کے اعتبار سے فرزانہ مجھ سے کافی بہتر تھی۔ ان کی مالی اور خاندانی حیثیت بھی بہت زیادہ تھی۔ اب میں اس رودات کے اصل پہلو کی طرف آتا ہوں جو خاصا دردناک ہے۔ اس کا دورانیہ تقریباً 18 گھنٹے کا ہے اور مقام گوجر خان کا وہ گھر جہاں مجھے دولہا بن کر جانا تھا۔ شروعات اس واقعے کی یوں ہوئی کہ شومئی قسمت مجھے دفتر کے ایک کام سے جہلم جانا پڑا۔ جہلم اور گوجر خان کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ تمہارے ہونے والے سسر کافی دن بیمار رہے ہیں، جہلم جاؤ تو ان کی بیمار پرسی بھی کرانا۔ ویسے تو میں کم ہی کسی کی بیمار پرسی کرتا ہوں، لیکن اس دن تو ایسے لگا کہ دنیا کے ہر صاحب فراش کے لیے میرے دل میں ہمدردی کا سمندر ہلکورے لینے لگا ہے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اس سے پہلے میں نے دکھی انسانیت کے لیے اس انداز سے کیوں نہیں سوچا۔ میں اس موضوع پر جتنا غور کرتا گیا، معرفت کے اتنے ہی دروازے کھلتے گئے۔ مجھے چند ہی گھنٹے میں یوں محسوس ہونے لگا کہ حقوق العباد میں بیمار پرسی افضل ترین عمل ہے، اور یہ عمل جہاں جس وقت اور جس کے ساتھ بھی کیا جا سکے فوراً کرنا چاہیے، اور اگر اپنے سسر کے ساتھ ہو سکے تو اس سے احسن تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے فوراً ٹیلی فون پر 30 روپے حرام کیے اور اپنے سسر ہاشم صاحب کی دکان پر فون کھڑکا کر ان کے منجلے بیٹے کو اطلاع دے دی کہ میں کل شام 7-8 بجے ان کے گھر قدم رنجہ فرماؤں گا۔ وہ کافی خوش ہوا۔ یہ دسمبر کی آخری تاریخیں تھیں، یعنی کہ سخت سردی، مختصر ترین دن اور طویل ترین راتیں۔ میرا خیال تھا کہ میں 4-5 بجے تک دفتری کام سے فارغ ہو جاؤں گا اور بڑے آرام سے 7-8 بجے تک
فرزانہ کے گھر پہنچ جاؤں گا، مگر دفتری کام میں دیر ہو گئی۔ جو افسر ملا وہ افسر ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ داغ کا لاحقہ بھی تھا، یعنی افسردہ، بلکہ افسردہ ترین۔ اس آدم فساد اور عورت پرست شخص نے تقریباً 1 گھنٹہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ دفتر میں گپ شپ کی اور میرے اسائنمنٹ پر آخری نظر ڈالنے میں تاخیر کر دی۔ میں بذریعہ بس 10 بجے گجر خان پہنچ سکا۔ رہی صحیح کسر سواری کی نایابی نے پوری کر دی۔ سردی انتہا کی تھی۔ ایک خدا ترس موٹر سائیکل سوار سے لفٹ لے کر جب میں فرزانہ کے گھر پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میری ساس صاحبہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور مجھے گلے سے لگایا۔ بیٹا جی، ہم تو سمجھے تھے کہ تم آج نہیں آؤ گے۔ بس آنٹی، دفتر میں ہی بہت دیر ہو گئی، گھر میں فون ہوتا تو آپ کو اطلاع دے دیتا۔ آنٹی مجھے اندر لے گئیں۔ گھر کے سوتے ہوئے اور اونگتے ہوئے سبھی مکین اٹھ بیٹھے، لال لال آنکھیں، بھاری بھاری آوازیں۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہے تھے، مگر شاید دل میں کہہ رہے تھے، تم بیمار پرسی کے لیے آئے ہو یا مزید بیمار کرنے کے لیے؟ آنٹی نے بڑی محبت سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلانا چاہا، لیکن پھر فوراً سوچا، اتنی رات گئے اگر کہہ دیا کہ کھانا نہیں کھایا تو معیوب سا لگے گا۔ یہ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسے بے مروت دفتر والے ہیں جو رات گئے تک کام کراتے ہیں اور کھانے کو بھی نہیں پوچھتے۔ نہیں نہیں آنٹی، کھانے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس کے ساتھ دل ہی دل میں دعا کی کہ آنٹی میرے اس اخلاقی جھوٹ کو میرا حتمی فیصلہ نہ سمجھ لیں۔ مجھے امید تھی کہ وہ اصرار کریں گی اور میں ایک بار مزید انکار کرنے کے بعد 2-4 لقمے کھانے کا انتہا دے دوں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی شامت اعمال کے سبب عین اس وقت جب آنٹی دوبارہ سے کھانے کا پوچھنے والی تھیں، باہر سے سسر خاشم صاحب کی آواز آئی اور وہ آئی جی کہتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ 3-4 منٹ بعد جب وہ واپس آئیں تو سارا کھیل ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ کھانے والی بات شاید بھول ہی چکی تھیں۔ انہوں نے بڑی الفت سے ہمارے ٹھنڈے ٹھار سر پر بوسہ دیا اور بولی، بیٹا جی، میں نے ساتھ والے کمرے میں آپ کا بستر بچھا دیا ہے، انگیٹھی سے کمرہ بھی گرم کرا دیا ہے، اب جا کر آپ آرام کریں، صبح تسلی سے باتیں کریں گے۔ میں اچھا جی کہتا ہوا سعادت مندی سے کمرے میں آ گیا۔ امید تھی کہ جلد یا بدیر فرزانہ اپنی جھلک دکھائے گی اور اس سے 2-4 کھٹی میٹھی باتیں ہو سکیں گی، لیکن فرزانہ کے بجائے چھوٹے سالہ صاحب جمشید تشریف لے آئے۔ یہ ابھی تک سوئے نہیں تھے۔ ان کی عمر 13-14 برس تھی۔ کرکٹ کے شوقین تھے۔ کالج کے زمانے میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا تھا، لہٰذا میرا اور جمشید کا مشترکہ موضوع کرکٹ ٹھہرا۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس موضوع پر ہماری بات ہو چکی تھی، بلکہ ہم تھوڑی سی کرکٹ کھیلے بھی تھے۔ جمشید کو بولنگ میں نام پیدا کرنے کا شوق تھا۔ میں بھی بری بھلی بولنگ کیا کرتا تھا۔ میں اسے بولنگ کے بارے میں ٹپس دینے لگا۔ میں نے اسے کہا، جمشید، آپ کے گھر کا صحن کافی بڑا ہے، ٹینس بال کے ساتھ صحن میں بھی بولنگ کی پریکٹس کر سکتے ہو۔ دیوار پر نشان لگا لیا کرو یا کوئی چیز وکٹوں کے طور پر رکھ لیا کرو۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی لینتھ تو صحیح ہے، لیکن کیا بھائی جان؟ آپ کو اچھی لائن کی ضرورت ہے۔ آپ کی گیند عام طور پر دائیں بائیں نکل جاتی ہے۔ ہم کافی دیر اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ میں بات لائن اور لینتھ کی کر رہا تھا، تاہم میری اپنی نظروں کی لائن لینتھ بھٹکی ہوئی تھی، فرزانہ کے چہرے کی تلاش میں تھی۔ خدا خدا کر کے کوئی 1.5 گھنٹے بعد جمشید نے میری جان چھوڑی۔ اس کے بعد فرزانہ کو موقع ملا۔ وہ مجھے شلوار قمیض اور چپل دینے کے بہانے کمرے میں آ گئی۔ 2-3 منٹ کے لیے ہم نے وہی کیا جو لوگ شادی سے پہلے کرتے ہیں اور بعد میں ہرگز نہیں کرتے، یعنی پیار، ایک دوسرے کو سونگھا۔ اسی دوران میں وہ چیز ہو گئی جو اکثر ایسے موقعوں پر ہو جایا کرتی ہے، یعنی آہٹ۔ کوئی آس پاس تھا۔ وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نئے نکور پھولدار بستر پر بیٹھ گیا۔ اچانک جسم کو جھٹکا سا لگا اور میرا دل چاہا کہ اپنی چندیا پر 2-4 تھاپیں خود ہی لگا لوں۔ بڑی حماقت ہو گئی تھی۔
भूख से बुरा हाल था और मैं सोचता रहा था कि फरजाना आएगी तो इससे कहूँगा, मोहतरमा, मुझसे बड़ी नालायकी हुई है। मैंने इजहार इखलाक आंटी जी को खाना लाने से मना किया था। वो मेरी 100% रस्मी इनकार को पल्ले से बांध बैठी हैं और मुझे रात को भूखों मारने का इरादा कर लिया है। आपने आंखों की प्यास तो बुझा दी है, अब ज़रा पेट की भूख का इलाज भी कर दें। लेकिन बुरा हो इस नौजवानी के जोश का। फरजाना से चोंच लड़ाने के चक्कर में इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यानी पेट को भूल गया। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था फरजाना के चले जाने का। घड़ी देखी तो रात का 1:30 बज रहा था। लिहाफ अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर लेट गया। पेट में से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे बिल्लियाँ लड़ रही हों और इन लड़ती हुई बिल्लियों के ऊपर जेट जहाज़ परवास कर रहे हों। दरअसल दोपहर को भी मैंने बस थोड़े से बिस्किट खाकर चाय पी ली थी। इससे पहले नाश्ता भी बिल्कुल वाजबी सा किया था। लिहाफ में चैन नहीं आया तो मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। नज़र बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी और घड़ी जैसे रुकी गई थी। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा कि सुबह होने में कितने घंटे, कितने मिनट और सेकंड बाकी हैं। अचानक एहसास हुआ कि इस तरह चहलकदमी फरमा कर मैं अपनी भूख को और ज़्यादा बढ़ा लूँगा। अंगीठी बुझ चुकी थी, ठंड भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैं दोबारा शनील के लिहाफ में घुसकर बैठ गया। बिल्लियाँ एक बार फिर बरसरे बेकार हो गईं। कमरे से बाहर चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। सारे मकीन सो रहे थे। या खुदा, ये किस मुसीबत में फंस गया। सामने पहाड़ रात है और पेट में दाना नहीं। करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर बाद भी नींद नहीं आई तो फिर उठकर बैठ गया। दोबारा घड़ी देखी तो सर पीटने को जी चाहा। जिसे मैं काफ़ी देर कह रहा हूँ वो बस 10-15 मिनट निकले। बकौले शायर, जो चीरा तो एक कतरे खून ना निकला। इस वक्त वो कोसने लगा जब सास साहिबा ने खाने का पूछा था और मैंने इनकार में सर हिला दिया था। तो अब क्या करूं? ढीठ बनकर किसी कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं और घर वालों से कहूं, जी मुझसे गलती हो गई थी, दरअसल मुझे बेपनाह भूख लगी है, बल्कि मैं तो इस वक्त कच्चा आटा भी फाँक सकता हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए 7-8 रोटियों और ढेर सारे सालन का इंतज़ाम कर दें। लेकिन ये सारा आइडिया बड़ा तौहीन-आमेज़ महसूस हुआ। अचानक मेरा जहन अपने कोट की तरफ चला गया। कोट की जेब में शायद कुछ टॉफ़ियाँ मौजूद थीं। मैंने जेब टटोली, कुल 3 टॉफ़ियाँ निकलीं। भूखी बकरी की तरह मैंने ये तीनों टॉफ़ियाँ 10-15 सेकंड के अंदर चर लीं। इनसे पेट में क्या खाक रौनक होती। बस मुँह का जायका थोड़ा सा बदल गया। मैं एक बार फिर कोट की तरफ मुतवज्जा हुआ। सारी जेबें खंगाली। फिर थोड़ी सी कामयाबी मिली जब एक जेब में मीठी सौंफ का पैकेट मौजूद था। यह भी नेमत गैर मुतरक्कबा महसूस हुआ। मैं बिस्तर पर बैठ गया और 2-3 फाकों में ये सारी सौंफ भी कचर कचर चल ली। कहीं सुना था कि ठंड से भूख बढ़ जाती है, इसलिए एक बार फिर अच्छी तरह लिहाफ में घुस गया और भूख से ध्यान बटाने के लिए सुबह का बासी अखबार पढ़ने लगा। पूरे अखबार में कोई काम की चीज़ नहीं थी सिवाय 2-3 इश्तहारों के। एक शाही मुर्ग़ हलीम का इश्तहार था, एक बिरयानी हाउस और एक टकाटक रेस्टोरेंट का। अखबार एक तरफ फेंक दिया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भूख की खबीस बिल्ली की तरह अपनी तेज़ पंचों से मैदे को खुरच रही थी। 2-3 बड़ी खुशबूदार डकारें भी आईं। खाली पेट में डकारें? वाह, क्या दर्दनाक सिचुएशन थी। ये सब सौंफ का करिश्मा था। फिर ख्याल आया कि ये सौंफे नाहंजार तो बेहद हाजिम होती है। यकीनन यही बात थी जो मैदे में तेज़ खंजर से चलने लगे थे। शायद ठीक ही कहा जाता है कि मुसीबत में बंदे से उल्टे सीधे काम ही सरजद होते हैं। खाली मैदे सौंफ फाँक कर हमने खुद को मज़ीद आफत में मुब्तला कर लिया था। कमज़ोरी से सर घूम रहा था। कुछ देर बाद डर लगने लगा कि आज हमें भी कहीं कोई ख़ास बीमारी मेंटोहार्टी डिफोसिया ना हो जाए। एक बार फिर उठकर टहलना शुरू कर दिया। कमरे में हर तरफ चकरा कर देखा। खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं थी। लकड़ी की अलमारी को भी सूंघा
اس کی خوشبودار بارش پر دانت آزمانے کو جی چاہا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر دروازے کی طرف سے آنکھ لگائی۔ برآمدے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی، ہر طرف سکوت تھا۔ بہت ہولے سے دروازہ کھولا، ٹھنڈی ٹھار ہوا نے استقبال کیا۔ ہم برآمدے میں نکل آئے۔ اگر کوئی اس وقت جاگ جاتا تو اسے کہا جا سکتا تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی ہے۔ کچھ دیر تک برآمدے میں کھڑے جائزہ لیتے رہے۔ سامنے ہی ڈیوڑی تھی، بیرونی دروازے کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کشادہ صحن کے بیچوں بیچ ایک پیڑ نظر آ رہا تھا۔ نہایت غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ بیری ہے۔ بیری، امرود، جامن اور اس قبیل کے دوسرے پیڑوں کو ہم نے کبھی قابل توجہ نہیں جانا تھا، لیکن آج اندازہ ہوا کہ اگر پیٹ میں بھوک سے چوہے بلیاں توڑ رہے ہوں تو پھر ایسے پھلدار پیڑ بڑی نعمت محسوس ہوتے ہیں۔ ہم ٹہلنے والے انداز میں بیری کے نیچے چلے گئے، آنکھیں سکیڑ کر نہایت دھیان سے دیکھا۔ پتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیر بھی موجود تھے، مگر یہ خاصی بلندی پر تھے۔ غالباً نیچے کے بیر بچے توڑ کر کھا چکے تھے۔ ہم نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر 2-4 بیر توڑے۔ یہ کچے اور لیسدار تھے، تاہم ہم کھا گئے اور مزید کی تلاش میں ادھر ادھر نسلیں توڑانے لگے۔ ایک آہنی کرسی موجود تھی، اس پر کھڑے ہو کر بھی چند بیر توڑے۔ ذرا تصور کریں، سخت سردی میں رات کے 2:30-3 بجے اس گھر کا معزز مہمان بیری سے بیر توڑ توڑ کر کھا رہا تھا اور چور نظروں سے اطراف میں بھی دیکھ رہا تھا۔ ان بیروں سے بھلا کیا بننا تھا؟ ہم پھر برآمدے کی طرف آ گئے۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ ہم کوئی بھی قابل استعمال چیز کھا جانا چاہتے تھے۔ پینٹ کی جیب میں ٹٹولی ایک کھائی ہوئی چیوگم نکل آئی۔ اسے ہم نے دفتر میں پھینکنے کے بجائے ریپر میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا تھا کہ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے۔ اس چیوگم کو بلا تردد پھر منہ میں رکھ لیا اور بکری کی طرح جگالی کرتے ہوئے دوبارہ بیری کی طرف دیکھنے لگے۔ بیری پر چڑھنا ہرگز ہرگز ہمارے بس میں نہیں تھا، ورنہ ہم چڑھ جاتے اور شاید پتلی پتلی ٹہنیوں پر بھی پہنچ جاتے اور ایک ایک بیر چر جاتے۔ کہتے ہیں کہ بھوک میں بندے کی سونگھنے کی حس بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہو رہا تھا۔ کبھی ہم نے بیر کی خوشبو ایسے نہیں سونگھی ہوگی، لیکن اس وقت ہمیں بہت تیز آ رہی تھی۔ یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ گھر کا کچن بائیں طرف ہے اور اس میں آلو انڈے کا سالن پڑا ہے، شاید تڑکے والے چاول بھی تھے۔ تو کیا چوری چھپے باورچی خانے میں گھس جائیں اور خاموشی سے چند لقمے لے لیں؟ لیکن گھر والے جاگ گئے تو کیا ہوگا؟ بات کا بتنگڑ بنے گا۔ فرزانہ کے چچا بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور وہ اس منگنی سے اتنے خوش بھی نہیں تھے۔ اگر یہ منگنی اب تک بچی ہوئی تھی تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ آنٹی حمیدہ والد صاحب کے علاج سے بہت خوش تھیں۔ تو کیا ہم فرزانہ کے چچا کو منگنی کو خطرے میں ڈالنے کا موقع دے دیں؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اگر جان ہی نہ رہتی تو منگنی کا ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہم کافی دیر تک برآمدے میں کھڑے دیدے گھماتے رہے اور دائیں بائیں دیکھتے رہے۔ آخر حوصلہ جمع کیا اور بڑے محتاط قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھے۔ ہم نے اس گھر میں پہلی دفعہ قدم رنجہ فرمایا تھا۔ گھر کا نقشہ ہمیں معلوم نہیں تھا، مگر ہماری بھوک انگلی تھام کر ہمیں سیدھا کچن کے روبرو لے گئی۔ انڈے آلو کی خوشبو تیز تر ہو گئی تھی۔ ہم نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا، لیکن دروازہ بھی ایک بدگماش نکلا۔ ہم نے اسے جتنا آہستہ کھولا، اس نے چرر کی اتنی ہی گمبھیر اور کراری آواز نکالی۔ بھوکے جانور کی ساری حسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ہماری آنکھیں بھی شاید بلبوں کی طرح روشن تھیں۔ تاریکی کے باوجود ہمیں باورچی خانے کے برتن صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے شیلف پر پڑی ہوئی ایک ڈبل روٹی پر باقاعدہ مجرمانہ حملہ کیا۔ ابھی 5-6 بڑے بڑے نوالے ہی لیے تھے کہ ایک بار پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر اکثر ہو جاتا ہے، یعنی آہٹ۔ کوئی کچن کی طرف آ رہا تھا، شاید اسے کوئی شبہ ہوا تھا۔ یا اللہ خیر! ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ڈبل روٹی بھی نکل گئی۔ دل کی رفتار ایک دم 3 گنا ہو گئی۔ منہ میں ٹھسی ہوئی ڈبل روٹی کے ساتھ ہم باورچی خانے سے نکلے۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہا، مگر سٹ پٹا گئے۔
आने वाला हमारे कमरे की तरफ से ही आ रहा था। कौन है भाई? ये हमारे ससुर हाशिम साहब की करख्त आवाज़ थी। घबराहट में हमने बाथरूम में घुसना चाहा, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। शायद ऊपर से कुंडी लगी हुई थी। अब सोचते हैं कि बेहतर होता हम इस वक्त ससुर साहब यानी अपने होने वाले ससुर साहब के सामने चले जाते और कह देते कि हम पेट के हाथों मजबूर होकर किचन में चले गए थे। मगर ये घबराहट भी बड़ी पाई की चीज़ है, बंदे के सारे हवास को दम पुख्त कर देती है और आसान काम भी मुश्किल तर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे दिल में एक और खदशा भी था। ये मुमकिन था कि हमारी इस आधी रात की आवारा गर्दी से ससुर जी कोई और मतलब ले लेते, यानी इस सूरत हाल का रुख फरजाना की तरफ मोड़ देते। हमने दोबारा किचन में घुसने का सोचा, मगर देर हो चुकी थी। अचानक हमें एक कोने में चौकोर जस्ती पेटी पड़ी नजर आई। इसका ढकना पहले ही खुला हुआ था, गालिबन बेहतियाती से खुला रह गया था। सियाने ठीक ही कहते हैं कि हर बड़े में एक बच्चा भी छुपा होता है। हमारे अंदर भी एक बच्चा था जो यकीनन सख्त डरा हुआ भी था। पता नहीं क्या कैफियत थी कि हम शामत अमाल की परवाह किए बगैर खुद को छुपाने के लिए पेटी में घुस गए, जो आटे की थी। मगर खुशकिस्मती से इस वक्त इसमें आटा बहुत कम था। ससुर जी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बल्ब जलाकर देखा, फिर सीढ़ियों का बल्ब जलाया और बुझाया। तब उन्होंने बर्चखाने में ताका झांकी की। हमारा दिल कनपुटियों में धड़क रहा था। शुरू में हमारा इरादा ढक्कन बंद करने का नहीं था, लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत देखकर हमने आहिस्ता से पेटी का ढक्कन भी बंद कर लिया और यही हमारी खास हिमाकत थी। ससुर साहब देखभाल कर वापस चले गए। हम काफ़ी देर तक दम साधे बैठे रहे और बाहर से उभरने वाली आवाज़ों को सुनते रहे। धीरे धीरे खामोशी छा गई। ये जस्ती पेटी तकरीबन चौकोर थी, एक तरफ से 2.5 फीट और दूसरी तरफ से 3 फीट होगी। गहराई 4 फीट से कम नहीं थी। इसमें थोड़ा सा आटा भी मौजूद था। 8-10 मिनट बाद अपने इर्द गिर्द से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद हमने जस्ती पेटी का ढकना उठाना चाहा तो 14 तबक रोशन हो गए। अगर तबक इससे ज़्यादा होते, बल्कि 10 गुना भी होते तो रोशन हो जाते, क्योंकि पेटी के ढकने ने ऊपर उठने से इनकार कर दिया था। उम्मीद है कि आप भी कुछ समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। इन जस्ती पेटियों के ढकने पर आमतौर से एक झूलती हुई कुंडी भी होती है। ढकना बंद होने पर अक्सर कुंडी खुद ब खुद ही लग जाती है। यहाँ भी लग गई थी और हम इस चंद क्यूबिक फीट की जस्ती कब्र में कैद हो गए थे। बड़ी फिल्मी लेकिन दर्दनाक सूरत हाल थी। अगले 4-5 घंटे हमने जिस तरह गुजारे हमें ही मालूम है। दिलो दिमाग मफलूज बल्कि फारिग हो चुके थे। सर्दी, खौफ और एहसास से ज़िल्लत ने पूरे जिस्म को बेपनाह शिद्दत से जकड़ लिया था। आप सोच रहे होंगे कि हमने भूख का जिक्र क्यों नहीं किया। फिर आप सोचेंगे शायद इसलिए नहीं किया कि हमने डबल रोटी के चंद लुक़मे ले लिए थे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं। इस वक्त तक हमारी भूख मिटी नहीं, बल्कि मर चुकी थी, और ऐसी मरी थी जैसे एक छोटा सा कतूरा बहुत वज़नी ट्रक के नीचे आकर मरता है। लगता था कि अब रोज़े क़यामत तक हमें भूख नहीं लगेगी, और अगर हम आज ज़िंदा बच गए तो बग़ैर खाए पिए मुद्दतों जीते रहेंगे। वो बड़ी अज़ाबनाक रात थी और हमने इसे अपनी शदीद बदहवासी से ऐसा बनाया था। सबसे अच्छा तो यही था कि हम आंटी के पूछने पर तकल्लुफ़ ना करते और खाने की ऑफ़र कबूल कर लेते। अगर ऐसा नहीं हो सका था तो बादशाह फैसले पर नज़रसानी करते और खाना मांग लेते, और अगर ये भी नहीं हुआ था तो फिर कम से कम इस जस्ती पेटी में तो बंद न होते। कुछ लोग कहते हैं कि बंदा या तो बहुत चालाक हो या बिल्कुल चालाक ना हो। हमारी दरमियानी चालाकी ने हमें इस पेटी में बंद किया था। आह, कहाँ वो आरामदेह बिस्तर जिस पर हम बावकाल लेटे हुए थे, और कहाँ ये मुख्तसर जस्ती पेटी जिसमें बैठने से हमारे घुटने ठोरी से छू रहे थे और सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। कई बार जी में आई कि अपनी मंगनी को लाहक सारे खदशात बालाए ताक रखकर पेटी को धड़ धड़ बजाना और चिल्लाना शुरू कर दें, मगर ये जुर्रत भी न कर सके। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद सुबह सवेरे फरजाना इस तरफ निकल आए
और इस पेटी का ढक्कन उठा ले, मगर ये बहुत कमज़ोर इम्कान था। नए ज़माने की लड़कियां सुबह सवेरे कहाँ उठती हैं, और आटे वाली पेटी का ढक्कन उठाने की तो इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगले 3-4 घंटे में हम बस यही सोचते रहे कि सुबह इस पेटी से बरामद होने के बाद हमारी मंगनी बच सकेगी या नहीं। वो सर्द रात 1 सदी से बस थोड़ी ही छोटी होगी। हम सुबह का इंतज़ार कर रहे थे और सुबह से बेहद खौफज़दा भी थे। धीरे धीरे जस्ती पेटी से बाहर रात ने अपने पर समेटने शुरू कर दिए। घर के अंदर खटपट की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। पहले गालिबन आंटी हमीदा ही जागी थीं, फिर ससुर हाशिम साहब की आवाज़ आई। वो वज़ू के लिए पानी गर्म करने को कह रहे थे। कुछ देर बाद चिड़ियों की मध्यम चहकार भी हमारे कानों तक पहुंचने लगी। ये आज़ाद परिंदे यकीनन चैन वाली बेरी पर चहचहा रहे थे। घर में चहल पहल के आसार नुमायां तर होते गए। बुजुर्गों के बाद बड़े जागे, फिर बच्चे। हर तरफ से आवाज़ें आने लगीं। कोई बड़ा सैन का हैंड पंप चला रहा था, कोई बच्चा बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था, मुँह हाथ धोए जा रहे थे। खांसी, गरारे। फिर फरजाना की एक बारीक आवाज़ कानों तक पहुंची। वो अपने भतीजे से कह रही थी, उल्लू 7:30 हो गए हैं, जल्दी नाश्ता करो, स्कूल टाइम बदल गया है। ससुर जी की कड़कदार आवाज़ आई। वो मेरे छोटे बिरादर-इन-लॉ जमशेद से पूछ रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं जाना? नहीं अब्बू, आज मेरी छुट्टी है। बेटी के बिल्कुल पास से इसकी आवाज़ आई और हम बिदक कर रह गए। इतने में आंटी हमीदा ने बरामदे के शुमाली कोने से आवाज़ दी, जमशेद, तुम्हारे भाईजान कमरे में तो नहीं हैं, कहाँ गए? बाथरूम में होंगे। जमशेद एक बार फिर बेटी के बिल्कुल नज़दीक से बोला, इनका ख्याल रखो, अगर उन्होंने नहाना है तो साबुन तौलिया वगैरह दो। आंटी ने जमशेद से कहा, फिर होले से बोली, वो ज़रा नाजुक तबीयत के हैं, ज़रा सी बात को महसूस कर लेते हैं। फरजाना की मध्यम आवाज़ आई, तौलिया कौन सा देना है, सारे तो पुराने हो गए हैं, अब इनकी टाकियाँ बना लें फर्श पर फेरने के लिए। वो बड़ा वाला दे दो, इसमें भी कल 2 मोरियाँ हो गई हैं। फरजाना ने कहा। चंद लम्हे बाद आंटी की आवाज़ आई, अच्छा ये दे दो, तुम्हारे अब्बू वाला है। जमशेद हंसा। शाम को इस पर बिल्ली बैठी हुई थी, तीनों बलूंगड़ों समेत। तो क्या हुआ, झाड़ लो ज़रा, आंटी ने दांत पीस कर कहा और शायद किचन की तरफ चली आईं। 2-3 मिनट बाद जमशेद की उलझनज़दा आवाज़ सुनाई दी, अम्मी, वो तो कहीं भी नहीं है, ऊपर नीचे सारे घर में देख आया हूँ, उन्होंने शलवार भी नहीं पहनी हुई है, वो इधर कमरे में ही पड़ी हुई है। शलवार भी नहीं पहनी हुई है? ससुर जी ने हैरत आमेज़ गुस्से से कहा। जमशेद का मतलब है कि उन्होंने शलवार पहनी ही नहीं है, पैंट में है। बड़े भाई नवाजिश ने वजाहत की। लेकिन आखिर वो गया कहाँ? आंटी हमीदा की आवाज़ उभरी। 2-3 मिनट तक घूमने फिरने, दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती रहीं। फिर जैसे कोई मेरे कान के पास से बोला। ये फरजाना की परेशान सरगोशी थी। कहीं वो किसी बात पर गुस्सा तो नहीं कर गए? वो माँ से मुखातिब होकर बोली, गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं हुई, रात को जमशेद से हंस हंस कर बातें करता रहा है। बड़े भाई नवाजिश ने कहा, मेरा ख्याल है कि जब अब्बा जी दरवाज़ा खोलकर नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो वो भी सैर के लिए निकल गए हैं। लाहौर में भी वो सुबह सवेरे निकल जाते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, ससुर हाशिम साहब ने भारी लहजे में कहा। चलो फिर इनके आने तक नाश्ता तैयार कर लो, आंटी ने फरजाना से मुखातिब होकर कहा। क्या बनाना है? फरजाना की बुझी बुझी आवाज़ आई। मीठी सेवइयाँ बना लो, पर हमेशा की तरह हलवा न बना देना। रात का अंडे आलू का सालन भी बचा हुआ है, गरम कर लेना, ताज़ा ही लगेगा। साथ में 15-20 पूरियाँ मंगवा लो, ससुर जी ने कहा। आंटी हमीदा बोली, पूरियाँ क्या करनी हैं? थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ, फरजाना नमकीन परांठे बना लेगी। जी चाहा के पुकार कर कहूँ, मुझे परांठा नहीं खाना, मुझे परांठा जहर लगता है, बल्कि आटे से बनी हुई हर चीज़ जहर लगती है। तुम पूरियाँ मंगवाओ, मेरी इस पेटी का ढक्कन फ़िलहाल बंद रहने दो, क्या पता मेरे हक़ में कोई करिश्मा हो जाए। मैं पुकार तो नहीं सका, लेकिन दिल ही दिल में दुआ करता रहा जो कबूल हुई।
पेटी से बाहर बहस व तमीज़ के बाद पूरियों के हक में फैसला हुआ। भला वक्ती तौर पर टल गई थी। बंदे की भी क्या फितरत है, वो बुरे वाक़ियात के नापसंदीदा अंजाम से पूरी तरह बाखबर होता है और जानता है कि ये अंजाम टल नहीं सकता, फिर भी इसमें ताख़ीर चाहता है। मसलन बचपन में स्कूल की तरफ कदम उठाते हुए हमें मालूम होता था कि लामुहाला हमें स्कूल पहुंचना है। इसके बावजूद हम आहिस्ता चलते थे कि कुछ और लम्हे आज़ादी के गुजार लें, या शायद स्कूल पहुंचने से पहले कोई करिश्मा हो जाए जिसका हतमी नतीजा छुट्टी की सूरत में निकले। अब शादीशुदा हो चुके हैं और यही कैफियत दफ्तर से घर जाते हुए होती है। पेटी ऊपर ढकने के पास से शायद टूट गई थी, क्योंकि इस जगह खला था जो बिल्कुल सामने था, जिसमें से थोड़ी बहुत हवा पहुंच रही थी, वरना शदीद घुटन हो जाती। और अगर निज़ाम तनफ़ुस में वाकई कोई चर्बी शर्बी मौजूद होती है तो वो सारी पिघल जाती और निज़ाम तनफ़ुस के साथ साथ निज़ाम हयात भी ठप हो जाता। हाँ, तो बात हो रही थी नाश्ते की। नाश्ता तैयार हो गया, लेकिन नाश्ता करने वाला अभी तक नहीं आया था। आता भी कैसे, वो तो घर के अंदर ही मौजूद था, बल्कि मेज़बानों के ऐन सामने पेटी में तशरीफ़ फरमा था। इस कैफियत को शायद हम लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हैं। हमारा सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था और पसीने में मुसलसल धड़कन के गोले फट रहे थे। कुछ देर बाद एक और सितम हुआ। हमें यूँ लगा कि किसी ने हमारे सर पर दस्ती बम रखकर चला दिया है, और चलाया भी हथौड़ा मारकर। हम सरतापा दहल गए। कितनी देर तक समझ ही न आई कि ये हौलनाक आवाज़ कैसे पैदा हुई है। काफ़ी देर तक कान शाइन शाइन करते रहे। क्या इस जस्ती पेटी से बाहर क़यामत बर्पा हो चुकी थी? और अगर हो चुकी थी तो फिर अहले खाना ने अभी तक दाई अजल को लब्बैक क्यों नहीं कहा था? वो अभी तक बातें क्यों कर रहे थे? अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे थे कि एक और रूह फरसा धमाका हुआ। इस बार हमें यकीन हो गया कि अगर क़यामत नहीं भी आई तो हमारे एटमी हथियार ज़रूर दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं। पूरा जिस्म आवाज़ की शिद्दत से फड़कने लगा। यकायक मंजरे बिरादर इल्ला के चंद अल्फाज कानों में पड़े और हम पर इंकिशाफ हुआ कि छोटे बिरादर इल्ला यानी जमशेद साहब हमारी हिदायत के ऐन मुताबिक सुबह सवेरे सैन में बॉलिंग प्रैक्टिस फरमा रहे हैं। शुमाई किस्मत, उन्होंने बरामदे में रखी हुई जस्टी पेटी को विकेटों का रुतबा बख्श दिया था। अगले 5-10 मिनट जिस तरह गुजरे वो हम ही जानते हैं, या वो जस्ती पेटी जमशेद बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए टेप बॉल इस्तेमाल कर रहा था। इसके बावजूद बाल के पेटी से टकराने की आवाज़ इतनी होलनाक थी कि इस पर लोहे की बॉल का शुबा होता था। दर हकीकत चारों तरफ से बंद जस्ती पेटी के अंदर टकराव की आवाज़ कई गुना बढ़ जाती थी। हमारा ये अंदाज़ा भी गलत था कि जमशेद की लाइन अच्छी नहीं है। कमबख्त की फेंकी हुई 5 गेंदों में से 4 सीधी पेटी में लग रही थीं, और हर बार जब गेंद पेटी में लगती तो गोया हमारे सर पर एक अदद हाइड्रोजन बम फटता था। इसके साथ ही कुछ हाइड्रोजन भी हमारे सितम रसीदा सर पर गिरती थी। ये दरअसल वो खुश कांटा था जो पेटी के ढकने से झड़ता था और हमें भूत बनाता था। जमशेद अपनी तरंग में बाल कराने के साथ साथ खुद ही कमेंट्री भी कर रहा था। जमशेद साहब अपने बॉलिंग निशान की तरफ वापस जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता गेंद को चमकाते हुए वो रुके, मुड़े, एक बार फिर लेटिन एंड की तरफ से दौड़ते हुए आए, विकेटों के पास पहुँचे, उछले, गेंद की और बोल्ड, क्लीन बोल्ड। और पेटी के अंदर हम भी बोल्ड, बल्कि क्लीन बोल्ड। कहीं पड़ा था कि गस्तापो और मोसाद और केजीबी जैसी तंजीमों के लोग अपने मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इन्हें इसी तरह से बांधकर नलके के नीचे बिठा देते थे कि इनके सरों पर पानी का एक एक कतरा मुसलसल गिरता रहता था, और धीरे धीरे ये गिरता हुआ एक कतरा इनकी खोपड़ी में धमाके शुरू कर देता और वो बदतरीन अजियत से दो चार हो जाते थे। आज इस कड़कड़ाती हुई पेटी के अंदर ये नोखेज़ क्रिकेटर भी हमारे साथ
कुछ ऐसा ही सलूक कर रहा था। और सितमज़री भी ये थी कि वही सब कुछ हमारी हिदायत के ऐन मुताबिक कर रहा था। कुछ देर बाद हमारे ससुर साहब बालाई मंजिल से नीचे आए तो उन्होंने जमशेद को डांटा, ओए खोते दे पुत्र, क्यों पेटी का पेड़ा करक कर रहा है? यूं खोते दा पुत्र बाज आया और उसका ये नहायत मोहलिंग बॉलिंग स्पेल इख्तिताम पजीर हुआ। हमें यकीन था कि अगर ये बॉलिंग स्पेल 2-4 मिनट और जारी रहता तो हम अलामान पुकारते हुए खुद ही बाहर निकल आते। इस मौके पर मध्यम आवाज़ में थोड़ी सी कमेंट्री मंजरे भाई ने भी की। जमशेद साहब बड़ी गंदी बॉलिंग करा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले इन्हें अप्पा जी से बड़ी उम्दा डांट पड़ी है। इस डांट से जमशेद साहब का पट्टा चढ़ गया है और वो अनफिट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। इनके दोनों कान लाल लाल हैं। जूं वक्त गुजर रहा था, हमारे आसाब जवाब देते जा रहे थे। पूरा जिस्म पसीने में नहा चुका था। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। घर वाले अब सिटपिटा से गए थे। फरजाना के बड़े भाई नवाजिश ने कहा, सलीम भाई ऐसा गैर जिम्मेदार तो नहीं, कहीं फरजाना की बात ही तो सही नहीं है। मेरा मतलब है कि वो किसी बात पर नाराज़ ही ना हो गए हों, या फिर नींद में चलने की आदत होगी। फरजाना ने ज़रा शौक लहजे में कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? मेरा दिल खोल रहा है। आंटी हमीदा ने कहा, जाओ कहीं ढूंढो उसे। ढूंढे कहाँ? कुछ पता हो तब ना, ससुर जी बोले। कोई यार दोस्त तो नहीं थे भाईजान के यहाँ? मंजरे भाई साहब ने कहा, हमें क्या पता क्या था और क्या नहीं था। फरजाना के चचा की बेसार आवाज़ उभरी। बड़ी अजीब सी बात लगती है। चची ने लुकमा दिया। अच्छा जाएं, आप तो नाश्ता करें, नवाजिश ने सिट पिटा कर कहा। मैं तो नहीं खाती ये लाहौरी पूरियाँ शूरियाँ, मैं तो रोटी पकाऊंगी, चची ने भी बेजारी से जवाब दिया। फिर उन्होंने आंटी हमीदा से मुखातिब होकर कहा, आपा ये थोड़ा सा आटा निकाल के देना मुझे। हमारा कलेजा उछलकर मुंह में आ गया। कोई करिश्मा नहीं हुआ था। आखिर वो वक्त आ पहुंचा था जो हमें कई घंटे से दहशत ज़दा कर रहा था। काश सुलेमानी टोपी होती और हम इसे चंद सेकंड के लिए पहन लेते। हमारी सास साहिबा भारी कदमों से चलती आटे वाली पेटी तक पहुंची। उन्होंने ढकना उठाया। उन्होंने हमारी तरफ, हमने उनकी तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए इनका चेहरा बिल्कुल बेतासुर रहा। कायनात की गर्दिश थम सी गई थी, या जैसे किसी मूवी का कोई सीन अपनी जगह साकित हो जाए। हमारे होंठ मुस्कुराने वाले अंदाज में फड़के, या शायद रोने वाले अंदाज में। इसके बाद आंटी हमीदा ने एक होलनाक आवाज़ बुलंद की। इस आवाज़ को हाथी की चिंगाड़, शेर की धाड़ और सुबह होने वाले जानवर की पुकार से अलग-अलग तशबीह दी जा सकती है, और मुश्तरका तौर पर भी। हमें लगा कि आज यहाँ सुबह 9 बजे गुजर खान के इस मकान में सूर्य इसराफील फूंक दिया गया है और ज़मीन आसमान के कलाबे थोड़ी ही देर बाद आपस में मिलने वाले हैं। आंटी हमीदा पुश्त के बल गिरी थीं। गिरते हुए इनका सर ससुर जी के घुटने और कुर्सी के पाए से एक साथ टकराया, और ससुर जी भी शरीके हयात के साथ ही लुढ़क गए। और बात सिर्फ आंटी हमीदा तक की महदूद नहीं थी। आंटी हमीदा तक की महदूद नहीं थी। आटे की पेटी से हमारी रूनुमाई पर बाकी अहले खाना ने भी हस्बे तौफीक और ताकत से भरपूर खुशी का इजहार किया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए थे। कुछ इज़्तिरारी अमल के तौर पर बैरूनी दरवाजे की तरफ भी भागे, लेकिन फिर संभल गए। शायद किसी ने हमारे सर पर लठ वगैरह मारने का भी सोचा हो। समझिए कि एक लम्हे के लिए कयामत सी बर्पा हो गई। हम खुश कांटे में लिथड़े हुए उछलकर बाहर आए और अपनी सास साहिबा की तरफ लपके। वो चारों शाने चित थीं और अंटा गफील हो चुकी थीं। आंटी, आंटी, हमने इन्हें झंझोड़ा, मगर इनके बेहोश होने की खुदादाद सलाहियत पूरे तुम तराक से वापस लौट आई थी। वो ऐसे बेहोश हुई थी कि मुर्दा भी इनके पहलू में पड़ा होता तो आंटी ज़्यादा काबिल रहम महसूस होती। ससुर जी ने हमें बेशज़दा कहरनाक नज़रों से घूरा, फिर बड़े बेटे से मुखातिब होकर धाड़े, नवाजिश दौड़ के दवा लाओ, जल्दी करो।
नवाजिश लड़खड़ाता हुआ कमरे की तरफ भागा। चंद ही लम्हे बाद वो अब्बा जी की अता करता कोई निस्फ दर्जन होम्योपैथिक दवाओं के साथ नमूदार हुआ। कोई टपकाने की दवा थी, कोई सूंघाने की और कोई मलने की। सारी दवाओं ने एक सा काम किया, यानी सब नाकाम रहीं। मेरा दिल पत्ते की तरह लरजने लगा। मैं जानता था कि इस घर में अगर मेरी शादी हो रही है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वालिद साहब के वादे के ऐन मुताबिक आंटी हमीदा और इनकी बेहोशी एक दूसरे से जुदा रही हैं। अब ये मिलाप हो गया था और ऐसा संगीन हुआ था कि वालिद साहब की दवाएं और वादे धरे के धरे रह गए थे। कम से कम वक्ती तौर पर तो यही हुआ था। सारे अहले खाना मुझे बेहद खशमगीन नज़रों से घूर रहे थे। इनकी आंखों में कई तरह के सवाल थे। हम अगले रोज़ अपनी सास साहिबा समेत गुजर खान से लाहौर वापस आ गए। सास यानी आंटी हमीदा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर लाया गया था। इन पर बार बार बेहोशी तारी हो जाती थी। लाहौर आने के बाद 4-5 रोज़ तक किबला वालिद साहब ने आंटी हमीदा पर हर हरबा आजमाया, हर मोतबर और गैर मोतबर दवा देकर देखी, लेकिन आंटी की मजमूई हालत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इन दिनों में मैंने पहली बार वालिद साहब को किसी मर्ज़ के हाथों इतना लाचार देखा था। मुझे तो डर था कि इन्हें खुद भी मेंटो हार्टी डिफोसिया किस्म की कोई चीज़ न हो जाए। आंटी कदरे संभल गईं तो ससुर हाशिम साहब और भाई नवाजिश इन्हें परेशानी के आलम में वापस गुजर खान ले गए। वालिद साहब के साथ भी हमारे ताल्लुकात दिगर क्यों थे, इन्हें सारी बात का पता चल चुका था। वो तेज के आलम में पहले भी हमें कई बार पल्ले दर्जे का चुगद और नाकारा करार दे चुके थे। अब अपने इस कारनामे से हमने इनके ख़यालात पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी थी। वो जैसे खामोशी की ज़बान में मुझसे कहते रहते थे, हमीदा की सेहत वो शाख थी जिस पर तेरी मंगनी का आशियाना था। तूने अपनी बेमिसाल हिमाकत से वो शाखी जला दी है नाहंचार। वालिद साहब के अलावा सारे अहले खाना भी हैरान थे कि आखिर हमसे इतनी बेवकूफ़ी वाला काम कैसे हो गया। मैं इन सबको एक ही जवाब देता था, आप कभी भूखे पेट सौंफ खाकर देखें, फिर पता चलेगा। उधर गुजर खान में आंटी हमीदा की तबीयत वालिद साहब की दवाओं के बावजूद मुसलसल ख़राब रही। वो बदस्तूर बेहोश हो रही थीं। पहले आटे की पेटी देखकर बेहोश हो जाती थीं। पेटी वहाँ से हटा ली गई तो सिर्फ आटा देखकर बेहोश होने लगीं। आटा भी नज़रों से ओझल कर दिया गया तो आटे की रोटी देखकर बेहोश फरमाने लगीं। इनका दिल वाकई बेहद कमज़ोर हो गया था। जैसा कि मैंने बताया है, मेरी और फरजाना की मंगनी को बरकरार रखने वाली वाहिद आंटी हमीदा की सेहत थी। ये सेहत ना रही तो मंगनी भी शदीद तूफ़ान की जद में आ गई। फरजाना के चचा चच्ची पहले ही किसी ऐसे मौके के मुंतज़िर थे। उन्होंने ऐसी पुरज़ोर मुहिम चलाई कि सब कुछ दरहम बरहम हो गया। फरजाना के लिए ख़ानदानी के एक और लड़के का नाम लिया जाने लगा जो खासा हैंडसम भी था। वो बड़े तकलीफ़ दे दिन थे, मगर कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और होता वही है जो मंसूर खुदा होता है। यहाँ भी इन नहायत नासाज़गार हालात में फरजाना अपने अहले खाना के सामने डट गई। इसके डट जाने की पूरी तफसील तो हमें मालूम नहीं, बस उसने इस किस्म की बात कही कि परेशान होकर आटे की पेटी में घुस जाना कोई ऐसा बड़ा जुर्म तो नहीं जिसकी ऐसी संगीन सज़ा दी जाए, और ये सब कुछ इत्तेफाकन हुआ है। सलीम के ख़ानदान में इस किस्म की कोई रवायत नहीं है। इससे पहले कोई पेटी में घुसा है न इसमें से बरामद हुआ है। फरजाना के बड़े भाई नवाजिश ने इस मौके पर कहा, और अगर बिलफर्ज मुहाल ये जुर्म है तब भी मुजरिम को गैर मशरूत माफ़ी नहीं देनी चाहिए। कम से कम फरजाना को इससे शादी तो ज़रूर करनी चाहिए। आजकल की औलाद वालिदैन को लाजवाब कर देती है। नवाजिश और फरजाना के वालिदैन भी लाजवाब हो गए। आज फरजाना मेरी बीवी है और 2 बच्चों की अम्मी जान भी। बड़े बच्चे की उम्र 8 साल के करीब हो चुकी है। वो बड़ी सियानों वाली बातें करता है। कल पढ़ते पढ़ते मुझसे पूछ रहा था, अबू जान ये तकल्लुफ़ क्या होता है? हमने चंद लम्हे सोच कर कहा, नदीम बेटा, तकल्लुफ़ का मतलब होता है राह और रस्म की खातिर वो कुछ करना
جو آپ کے دل میں نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اس نے مثال چاہی۔ ہم نے طویل ٹھنڈی سانس لی۔ مثلاً یہ کہ کوئی شخص رات کے وقت کسی کے گھر مہمان جائے، بڑی سخت سردی ہو اور اسے بھوک بھی لگی ہو۔ میزبان پوچھے، کھانا کھائیں گے؟ وہ رسماً انکار کرتے اور پھر ساری رات بھوک سے بلکتا رہے، تڑپتا رہے۔ دروازے کی طرف سے بیگم فرزانہ کی آواز آئی، پھر چوری چھپے باورچی خانے کی طرف جائے اور پکڑے جانے کے ڈر سے آٹے کی پیٹی میں گھس جائے۔ ہمارا چہرہ پہلے تو غصے سے سرخ ہوا، پھر ہم کسیانے انداز میں ہنسنا شروع ہو گئے۔ بیگم بھی ہنسنے لگیں۔ ہمیں ہنستا دیکھ کر ندیم بھی ہنسنے لگا۔ ہمارے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا، آٹے کی پیٹی میں گھسنے والی بات تو خوب ہے، ایسے بے وقوف کھوتے کو تو خوب ڈنڈے مارنے چاہیے۔ بے شک، فرزانہ نے کہا اور منہ پھیر کر قہقہا روکنے کی کوشش کرنے لگی۔